वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का 5th पार्ट, और जो आज का फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। सो अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है वो सिंगल चार्ज के लिए पढ़ा है, या इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जो पढ़ा है वो सिंगल चार्ज के लिए पढ़ा है। पर अब हम लोग देखने वाले हैं जहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल फील्ड, उसके बाद देखेंगे। अभी में हमारे पास एक डाइपोल है। डाइपोल क्या होता है? एक सिस्टम ऑफ चार्ज होता है। सपोज हमारे पास एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, और ए पॉइंट पे हमारे पास -q अमाउंट ऑफ चार्ज हो और बी पॉइंट पे अगर q अमाउंट ऑफ चार्ज हो, दैट मीन्स कि ये जो चार्ज होने चाहिए वो अपोजिट होने चाहिए और सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, और इनके बीच कुछ स्मॉल डिस्टेंस गैप होना चाहिए। तो अब हम इसकी वजह से किसी एक रैंडम पॉइंट, इफ सपोज यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है कोई पी पॉइंट, उस पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ढूंढने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस टू चार्जेस के चलते। में अभी तक हम लोग सिंगल चार्ज के लिए देख रहे थे, अब हम इसके चलते भी और इसके चलते भी जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन पाएगा उसको पढ़ने वाले हैं। तो सपोज़ हमने इसको एक रैंडम पॉइंट लिया है, ए टू पी का जो डिस्टेंस होगा वो हमने कुछ इस प्रकार लिखा। ये हमारा ए टू पी का डिस्टेंस हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास डिस्टेंस है वो बी टू पी का डिस्टेंस इस प्रकार है। अभी हम इफ सपोज करते हैं कि इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप किया, कहाँ पर? तो ए बी लाइन पर। उस सिचुएशन में ये सपोज ये हमारा ओ पॉइंट है, तो ये जब परपेंडिकुलरली इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये डिस्टेंस भी d/2 हो जाएगा, मीन्स ये डिस्टेंस d/2 हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी d/2 हो जाएगा। तो ओके, यहाँ तक हो गया। अब हमें इसमें एक चीज़ देखना है, वो ये कि हमने इस ट्रेंगल को कुछ इस प्रकार लिया है, मीन्स इस पॉइंट को कुछ इस प्रकार लिया है कि यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रेंगल नहीं बन रहा है, मीन्स ये दोनों ट्रेंगल ही राइट एंगल ट्रेंगल नहीं बन रहे हैं। जिसमें कि अगर ये राइट एंगल ट्रेंगल होता तो सपोज़ ये एंगल थीटा होता, ये परपेंडिकुलर है सामने का एंगल, ये बेस, तो ये हाइपोटेनस। तो इस प्रकार हम उसमें क्या कर पाते, उसमें पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते थे डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए। पर ये गिवन सिनेरियो में किसी रैंडम पॉइंट को चूज़ करने की कॉन्सेप्ट की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, और हमें जो है वो ये डिस्टेंस हमें डी लिया है और वो हमारा पॉइंट ओ है। हमें इस बार क्या करना पड़ेगा कि कुछ ज्योमेट्रिकल मैनिपुलेशन करना होगा, जिसकी वजह से हम वो थीटा का कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस करें और हमें रिक्वायर्ड डिस्टेंसेस जो है उसको हम लोग ढूंढ सके। तो इसमें हम लोगों को कुछ जो एजम्पशन लेना है वो ये कि जो हमारा सपोज़ जो हमारा ए बी का डिस्टेंस है वो d है, और ओ पी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास इफ सपोज़ r है, स्मॉल r है हमारे पास। ओके, तो इस सिचुएशन में अगर हमने बी पॉइंट से इस लाइन पर ओ पी पर एक परपेंडिकुलर अगर सपोज़ बी डैश ड्रॉ किया, तो अब ये जो छोटा वाला ट्रेंगल है ये हमारे पास राइट एंगल ट्रेंगल सा बन रहा है, और अब इसमें जो है वो हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक इसी प्रकार हम ए से इस लाइन पर एक ड्राइंग करेंगे ए डैश का, और ये एंगल अगेन 90 डिग्री होगा। और इफ सपोज ये 90 डिग्री का एंगल है और हमने यहाँ पर जो है ये वाली एंगल हमने ले ली थीटा। अगर ये हमारा एंगल थीटा हो रहा है, ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें ये डिस्टेंस मालूम है, OP का डिस्टेंस मालूम है, वो कितना है r। लेट अस टेक वो r है।
तो अब हमें B टू P का डिस्टेंस ढूंढना है और A टू P का डिस्टेंस ढूंढना है। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है उसमें आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। सो हमें उस R की ज़रूरत है, मीन्स ये डिस्टेंस हमें ढूंढना है। तो ये डिस्टेंस को हम लोग कुछ इस प्रकार ढूंढने वाले हैं कि जब हमने इस ज्योग्राफिकल इंटरप्रिटेशन किया है तो उसमें कुछ हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमने जब ये लाइन को इस तरह यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो ये लाइन हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए दिखा रहे हैं कि इतनी दूरी पर है, पर हम उसको ऐसे समझना है कि हमने जस्ट इसके नज़दीक बनाया ताकि ये मैनिपुलेशन से जो भी रिज़ल्ट आए उसमें कम से कम एरर हो पाए और ये एग्जैक्ट हो हमारे पास। तो अगर सपोज़ हमने OP इस मैनिपुलेशन में जब हम जाएंगे तो हमारे पास जो AP का जो डिस्टेंस होगा उसको इस प्रकार बोल पाए कि वो एग्जैक्टली A' के बराबर हो जाएगा, और जो BP का डिस्टेंस होगा उसको अगर हम इसको काफ़ी नज़दीक ला के रहेंगे तो ये ऑलमोस्ट इस लाइन को और इस लाइन को कवर कर जाएगा। तो हम बोल पाएंगे कि ये लाइन जो है वो हमारे लिए एग्जैक्टली इक्वल टू BP का हो जा रहा है। सो हमारे इस एजम्पशन की वजह से क्या होगा, AP जो है वो नियर अबाउट इक्वल टू हो जाएगा हमारा A' एंड जो हमारा BP है, BP जो है वो नियरली इक्वल हो जाएगा हमारा B' ऑफ P का। सो ये हमारा आइडिया है और इस आइडिया को हमें यहाँ पर इंटरप्रेट करके लगाना है और ये सब कैलकुलेशन करना है। तो अभी हमें जस्ट AP ना ढूंढ करके A' को ढूंढना है और BP ना ढूंढ करके B' को ढूंढना है। तो हमको अगर B' को ढूंढना होगा तो उसमें से हमको OP से हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि जो हमारा A' ऑफ P है ये इक्वल हो जाएगा किसके, तो OP प्लस OA' का हो जाएगा, है ना। OP ये जो हमारा OP है उसके और OA' के इक्वल हो जाएगा। अगेन जो हमारा B' है वो इक्वल हो जाएगा OP माइनस ऑफ OA' के इक्वल हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर जो हम एरर की बात कर रहे थे वो इस तरह से भी दिख रहा है और ऐसे भी हमने देखा कि इसको हम जब एकदम पास लाएंगे तो ये जो हमारा OB' का डिस्टेंस है ये काफ़ी छोटा हो जाएगा। इसकी वजह से ये इसमें से जितना छोटा लेस होगा वो डिस्टेंस ऑलमोस्ट उसके इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ये ज्योग्राफिकल मैनिपुलेशन करते हैं। तो अब देखिए अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल B' में, तो ये जो हमारा थीटा है, अगर ये ट्रायंगल हमने लिया सो ये जो हमारा थीटा है ये थीटा के सामने वाला साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हमारा हाइपोटेनस होगा। सो हमने जब कॉस थीटा को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, OB' अपॉन ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस का पार्ट D/2। सो हमको यहाँ पर से क्या मिलेगा कि OB' जो है वो हमारा हो जाएगा D/2 कॉस थीटा। सो ये पार्ट हमको मिल गया D/2 कॉस थीटा। सो इसको हम एक रिजल्ट में समझ करके रख लेते हैं। ये जो है हमारा वो इस प्रकार से रहा। ओके, तो इसी तरह जो हमारा OA' है वो भी कुछ इसी प्रकार आएगा। देखिए OA' भी सिमिलरली हमको एक ट्रायंगल लेना है, उसमें ये वाला साइड हमारा जो है वो परपेंडिकुलर है क्योंकि थीटा के सामने है, ये वाला साइड हमारा बेस है, ये अगेन हमको हाइपोटेनस बन जाएगा। सो उसी प्रकार OA' भी जो है वो D/2 कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड रिजल्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको हमको ज्योग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, इस ज्योग्राफिकल इंटरप्रिटेशन को अब यूज़ करना है हमें। सो इसमें अब हम क्या करने वाले हैं कि देखिए जो हमारा A' का पार्ट है उसको हमको लिखना है। सो अब हमें A' ऑफ P का जो वैल्यू आएगा वो OP हमारा कितना है, देखिए OP हमारा जो है वो R है। सो इसको लिख सकते हैं R प्लस ऑफ OA'। सो OA' हमारा कितना है D/2 कॉस ऑफ थीटा।
और अगेन हमको एक और पार्ट को लेना है, वो है बी डैश, इसको ठीक ही कर लेते हैं। सो जो हमें नेक्स्ट पार्ट लेना है वो बी डैश पी है। सो बी डैश पी के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो देखिए, इसको हम लोग कैसे लिखे थे, ओ पी माइनस ओ बी डैश। सो अगेन ओ पी हमने यहीं पर देखा वो आर है हमारा, सो आर माइनस डी बाई टू कॉस ऑफ थीटा। सो ये हमें मिल गया, दो ज्योग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की वजह से दो रिज़ल्ट हमें मिल गया। तो इन दोनों रिज़ल्ट को भी हम अभी यूज़ करने वाले हैं। सो इसको भी हम लोग अभी रख लेते हैं एक ब्रैकेट में। सो ये हमारे पास दो रिज़ल्ट है, दो आउटकम्स है। तो अब जो है वो हम डायरेक्टली पोटेंशियल ढूंढ सकते हैं एट पी पॉइंट बिकॉज ऑफ क्यू माइनस क्यू चार्ज एट ए एंड प्लस क्यू चार्ज एट बी। सो इफ सपोज कि हमारा माइनस ऑफ क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा, सो इसको लिख लेते हैं हम, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस ऑफ क्यू चार्ज, उसको अगर हम लोग V1 मान लेते हैं, एंड पोटेंशियल ड्यू टू प्लस ऑफ क्यू चार्ज, उसको अगर हम लोग V2 मान लेते हैं। मीन्स ए सपोज हमारा बिकॉज ऑफ ए पॉइंट की वजह से है और ये हमारा बी पॉइंट पर जो चार्ज है उसकी वजह से है। सो अगर हम लोग अब इसको कंसीडर करेंगे तो ये हमें क्या दिखाई देगा, देखिए V1 इज इक्वल्स टू होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q जो चार्ज है यहाँ पर, Q क्या चार्ज है, माइनस ऑफ Q, और हमारा जो डिस्टेंस है वो देखिए क्या है, वो डिस्टेंस AP के इक्वल है, और AP हमारा किसके इक्वल है, A डैश P के इक्वल है। सो इसको हम लोग यहाँ पर A डैश P ही लिख लेते हैं, अब A डैश P ही लिख लेते हैं। तो इस प्रकार हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ये Q हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो हमारा D है मीन्स A डैश P का वैल्यू है वो कितना है, तो देखिए जो A डैश P का वैल्यू है वो R प्लस डी बाई टू कॉस थीटा। सो R प्लस डी बाई टू कॉस थीटा, ये हमें सपोज हमारा जो है ये V1 का वैल्यू आ गया। सो इसको एक बार और भी लिख लेते हैं, माइनस ऑफ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/R प्लस डी बाई टू कॉस ऑफ थीटा। सो हमारा ये V1 का रिजल्ट आ गया। इसी प्रकार जो हमारा V2 होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर चार्ज हमारा Q है, और जो डिस्टेंस है वो B डैश और P के इक्वल है, और ये डिस्टेंस हम लोग देख चुके हैं वो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये डिस्टेंस हमें मालूम हो चुका है, ये है R माइनस डी बाई टू ऑफ कॉस थीटा। सो इसको हम लोग अगेन लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस डी बाई टू ऑफ कॉस थीटा। सो ये दो पोटेंशियल हमें मिल चुका है एट P पॉइंट पे। अब चूंकि जो पोटेंशियल होता है वो हमने देखा है कि स्केलर क्वांटिटी होता है, सो इस दो चार्ज ने यहाँ पर क्या किया है, देखिए यहाँ पर जो है वो पोटेंशियल V1 बनाया है और एक पोटेंशियल V2 बनाया है। सो जस्ट ये ऐड हो जाएगा इस पॉइंट पे, मीन्स स्केलर ऐड होगा, मीन्स कोई वेक्टर ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये दो स्केलर क्वांटिटी है। सो हम लोग अब लिख सकते हैं द नेट पोटेंशियल एट P ड्यू टू दी डायपोल इज, अब क्या होगा, सपोज जो नेट पोटेंशियल है उसको हमने V मान लिया, सो वो इक्वल हो जाएगा V1 प्लस ऑफ V2 के। तो जस्ट अब हम लोगों को ये वैल्यू रखना है और थोड़ा बहुत मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करना है। तो देखिए जो हमारा पहला V1 का वैल्यू था वो क्या था, नेगेटिव के टर्म में आ रहा था। देखिए यहाँ पर माइनस ऑफ Q चार्ज होने की वजह से नेगेटिव के टर्म में आ रहा था, और दूसरा जो था वो हमारा पॉजिटिव के टर्म में आ रहा है। तो इसको जस्ट ऐसा समझ लीजिए कि हम लोग लिख रहे हैं V2 प्लस V1, कुछ तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि इससे हमको क्या होगा, पॉजिटिव वाला पार्ट पहले रहेगा और ये नेगेटिव पार्ट बाद में आएगा। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, दोनों में देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, Q होगा,
और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो r माइनस d/2 cos ऑफ थीटा हो जाएगा। और ये वाला जो वैल्यू है वो अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r प्लस d/2 cos थीटा। अब एक चीज़ देखिए यहाँ से, ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है ये छोटा हो रहा है। सो ये जब छोटा हो रहा है मीन्स ओवरऑल वैल्यू इसका बढ़ेगा। जैसे हम इसको क्या कहे कि जब हमारा ये डिनोमिनेटर डिक्रीज़ हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा होगा। अब इसमें क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर ही देखिए ओवरऑल इंक्रीज़ हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होगा। इसका मतलब ये इससे हमेशा बड़ा होगा और ये इससे हमेशा ही छोटा होगा। तो जस्ट ये समझने के लिए था ताकि हमें रिज़ल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव रिज़ल्ट ही होगा। सो इस दोनों का सब्सट्रैक्शन से जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास पॉजिटिव रिज़ल्ट होगा, मीन्स पॉजिटिव वोल्टेज होगा। ये जस्ट समझने के लिए था। सो हमने इतना इंटरप्रिटेशन किया। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या कर सकते हैं कि हम Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर सकते हैं यहाँ से। सो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बाय r माइनस d/2 cos थीटा एंड माइनस 1 बाय r प्लस d/2 cos थीटा। सो ये वैल्यू हमको मिल जाएगा। अब इसमें हम लोग एक और भी छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए हमें क्या रिज़ल्ट आएगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर से जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा r प्लस d/2 cos ऑफ थीटा और ये वाला हो जाएगा माइनस, फिर ये माइनस माइनस प्लस, सो प्लस d/2 cos ऑफ थीटा एंड होल टर्म जो है वो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। सो b स्क्वायर हमारा क्या होगा, d²/4 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब यहाँ पर हमें अगेन कुछ मैनिपुलेशन देखना है तो देखिए वो क्या है, पहले तो ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, इस पार्ट को हम ओवर कर लेंगे। अब जो हमने पहले ही कहा था कि ये जो d होता है इसको काफ़ी छोटे से डिस्टेंस पे हमने रखा है, ये बहुत ही छोटा होता है। सो हम यहाँ पर से क्या कह सकते हैं, r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन d। सो r स्क्वायर जो होगा वो तो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा d स्क्वायर से। अब उसमें भी cos थीटा का वैल्यू है तो cos देखिए cos थीटा जनरली मैक्सिमम 1 हो सकता है और उससे कम ही होगा, तो जब कम होगा उसका स्क्वायर करेंगे और भी कम होता चला जाएगा, उसकी वजह से ये वैल्यू भी छोटा होता जाएगा और भी छोटा होता जाएगा। तो हम इसको जस्ट इग्नोर करेंगे, तो हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे। अब देखिए हमारे पास क्या बचेगा, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर जो है d/2 cos थीटा और d/2 cos थीटा, सो 2 इंटू d/2 cos ऑफ थीटा और नीचे का जो टर्म है वो ओनली r स्क्वायर है। तो देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को हम तो कैंसिल ही कर सकते हैं। अब ऊपर में एक जादू सा चीज़ दिखेगा, वो क्या, q इंटू d cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अभी वो जादू सा चीज़ क्या है, तो देखिए वो जादू सा जो चीज़ है वो ये है q इंटू डी। ये q इंटू डी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, जिसको p से डिनोट करते हैं। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं p cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ कंपेयर करना चाहिए, बहुत बारीकी चीज़ कंपेयर करना चाहिए, उसको हम लोग करेंगे। पर यहाँ पर पहले इसको एक बार और भी लिखते हैं। सो p cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो देखिए एक बारीक चीज़ क्या कंपेयर करना चाहिए हम लोगों को, तो ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये थीटा है, ये तो नया टर्म इंट्रोड्यूस्ड हो ही रहा है इस पोटेंशियल में एज कंपेयर टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज में क्या होता था, जस्ट हम लोगों को आता था Q और बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो यहाँ पर Q ना आकर के देखिए Q तो r है, Q तो वहाँ पे छुपा हुआ है इसी में, लेकिन जो उसमें हमें r होता था मीन्स पॉइंट चार्ज की वजह से, ये सपोज पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारे पास पोटेंशियल होता था वो क्या होता था, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता था। पर यहाँ पर देखिए r स्क्वायर ये टर्म बढ़ जा रहा है, तो इसके बढ़ने से क्या होगा, इस ओवरऑल वैल्यू तो ये डिक्रीज हो जा रहा है, तो एज कंपेयर टू ये इसका वैल्यू डिक्रीज होगा। ये हमसे कोई पूछ सकता है
कि अगर मान लीजिए कि दो हमको एक पॉइंट चार्ज हो रही ये दिया गया है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेम रखा जाए, मीन्स आर और आर को सेम अगर रखा जाए तो किसका प्रोबेबिलिटी है कि मैक्सिमम वोल्टेज मिले, तो ज़्यादा मिले, तो इधर में ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगेन ये कॉस थीटा का पार्ट है, ये इसको न्यूमरेटर को और भी छोटा ही बनाएगा। ये तो क्यू है, ठीक है, और ये स्मॉल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो डिस्टेंस को आप जस्ट पॉइंट में ही एस्यूम करिए, तो वो भी इसको छोटा ही करेगा, ये थीटा का वैल्यू भी इसको छोटा ही करेगा। और ये नीचे में एक और रेडियस आकर के, रेडियस ना मीन्स डिस्टेंस आकर के और भी छोटा बना रहा होगा। तो एज कंपेयर टू पॉइंट चार्ज, जो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होगा वो बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में। तो हम लोग यहाँ से एक रिजल्ट एनालिसिस कर सकते हैं। अभी देखिए इसी चीज़ को हम बारीकी से लिख भी लेते हैं एक टेब्यूलर फॉर्म में। हो सकता है कि हमसे कभी कोई पूछे। सो जब हम सोर्स ले रहे हैं, एक साइड में अगर हम सोर्स ले रहे हैं इसको, तो देखिए एक साइड में सोर्स ले रहे हैं और दूसरे साइड हम पोटेंशियल लिख रहे हैं। सो जब हमने सोर्स लिया पॉइंट चार्ज, जब हमने सोर्स लिया पॉइंट चार्ज, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल आया वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सपोज हमने अभी इधर भी क्यू लिया था स्मॉल क्यू, तो इसको भी स्मॉल क्यू लिए, तो यहाँ लिख लेते हैं क्यू अपॉन ये होता था हमारा आर। अब जब हमारे पास डाइपोल हो रहा है, देखिए इधर डाइपोल हो रहा है, तब जो हमें पोटेंशियल आ रहा है वो देखिए क्या हो रहा है, P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब इसको हम लोग इस तरह से रख लेंगे और इसका हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस कर ही लिया, फिजिक्स का ग्रामर मैथ्स वहाँ से, कि हमने देखा कि ये जो है इससे थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा ही बड़ा होगा। तो इस प्रकार ये इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन है। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं, हमने अभी तक देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे, अब हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। सो जो हमारा नेक्स्ट चीज़ होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। सो किसी डाइपोल की वजह से हम जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड देखने वाले हैं। तो देखिए जो अभी तक हमने देखा वो पोटेंशियल देखा, अब इसी प्रकार से हम लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड देखना है ड्यू टू डाइपोल। सो अगेन हम एक सिस्टम ऑफ चार्ज लेंगे। सो हमारे पास ये ए पॉइंट होगा, ये बी पॉइंट होगा, ये नेगेटिव क्यू चार्ज होगा, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज होगा। सपोज़ हमें कहीं यहाँ कहीं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, उसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है। तो अभी देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अभी पोटेंशियल हमने देखा सिंपली ऐड किया तो वो स्केलर क्वांटिटी था। इसी प्रकार से जो ई होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो सपोज़ ये हमारे पास एक पी पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढने वाले हैं ड्यू टू दिस टू चार्जेस की वजह से। ओके, तो ये हमारा रहा। अब देखिए इस पॉइंट को जो हमने चूज़ किया है वो सपोज़ हमने यहाँ से ढूंढा, तो ये एंगल हमारा थीटा, मीन्स कैसे यहाँ तक पहुँचे, ऐसे 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 बढ़ते 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 तो ये हमारा एंगल भी उसी टाइप से बढ़ रहा था। तो हम इस थीटा डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे थे एक टाइम, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो हम पी पॉइंट पर पहुँचे। अब जैसे हम थोड़ा सा और भी डिस्प्लेसमेंट करेंगे, मीन्स इस डिस्प्लेसमेंट को एलिमेंट्री टर्म्स में समझने के लिए जब हम इसमें डी थीटा का डिस्प्लेसमेंट करेंगे, देखिए इसमें जब डी थीटा का डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो एक ये पार्ट आएगा, मीन्स थीटा का ओनली थीटा का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और इफ सपोज अगर हम लोग इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, मीन्स रेडियल डायरेक्शन में जब बढ़ रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हमारा इस पॉइंट के अलोंग डिस्टेंस था, तो उस डायरेक्शन को हम लोग कहेंगे ई आर, मीन्स रेडियल डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि जो वेक्टर है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक रेडियल कंपोनेंट होगा और एक ए। हम जब सपोज हम ऐसे करके बढ़ रहे थे, इस पॉइंट से ऐसे ऐसे करके बढ़ रहे,
तो हम या ऐसे ऐसे करके बढ़ रहे हैं, तो हमारा एंगल भी चेंज हो रहा है और आर की भी वैल्यू बढ़ रही है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारा आर की वैल्यू बढ़ रही है। तो इसमें दो प्रकार का चेंज आएगा। सो जब हम ओनली क्या बोल रहे हैं कि रेडियल डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा थीटा कांस्टेंट हो रहा है, पर जैसे ही हम जब थीटा के डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो है वो रेडियस कांस्टेंट हो जाएगा। सो इस वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा, एक थीटा और एक रेडियल डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा। सो इफ सपोज जब हम थीटा डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे होंगे तो ये डिस्टेंस तो हमारा फिक्स होगा। तो ये जो डिस्टेंस है, इफ सपोज हमने आर लिया, तो ये डी थीटा डिस्प्लेसमेंट करने की वजह से ये जो स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आएगा, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पर आएगा, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। सो हम लोगों को क्या करना होगा, अगर थीटा इंटू आर्क कर दे तो हमको ये आर्क का वैल्यू मिल जाए। सो ये आर्क का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, आर, और ये हमारा जो थीटा है अभी डी थीटा है क्योंकि हमने इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया। सो ये जो डायरेक्शन होगा हमारा वो आर डी थीटा का डायरेक्शन होगा, मीन्स ये वाला डायरेक्शन जो हमने रेड से लिया है, और ये हमारा रेडियल डायरेक्शन होगा। सो जब हम थीटा के डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे होंगे तो हमारा जो चेंज हो रहा होगा वो आर डी थीटा के टर्म्स में चेंज हो रहा होगा और इधर सिर्फ आर के टर्म्स में चेंज हो रहा होगा। तो ये हमें कुछ इस प्रकार से है। अब देखिए इसी चीज़ को हम छोटा करके लिख लेते हैं कि हमको जब किधर बढ़ रहे हैं तो हमारा कौन सा चीज़ चेंज हो रहा है। सपोज ये हमने P से P1 गया तो एक डायरेक्शन होगा हमारे लिए, और P से P2 गया अलोंग थीटा के डायरेक्शन, तो एक डायरेक्शन ये हमारे लिए होगा। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे कि एलोंग P डैश जो है, P डैश जो है हमारा थीटा कांस्टेंट रह रहा है, थीटा जो है वो कांस्टेंट हो रहा है। एलोंग P डैश हमारा थीटा कांस्टेंट जा रहा है, मीन्स ये ऐसा डायरेक्शन है जिसमें थीटा चेंज नहीं हो रहा है। और एलोंग P2 जो होगा वो देखिए दूसरा जो पैरामीटर है मीन्स रेडियस, वो कांस्टेंट रहेगा। सो ये दो डिफरेंट डायरेक्शन आएंगे। सो इस दो डिफरेंट डायरेक्शन को हमको कंसीडर करना होगा, तब जा कर के हमारा एक रिजल्टेंट आएगा इस दो की वजह से, और उसी रिजल्टेंट को हमको अभी निकालना है इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। सो ओके, यहाँ तक हमने कंसिडर किया, ये यहाँ तक हमने समझा। अब जो सपोज हमारे पास दो इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन होगा, सो हम पहले ई आर के लिए हम अगर ढूंढेंगे तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था जो V इज इक्वल्स टू होता है वो माइनस ऑफ ई डी आर के टर्म्स में होता है। इधर डी भी रहता है लेकिन हम इंटीग्रेट कर लिए तो इधर भी इंटीग्रेशन का लिमिट रहता है। सो हम इसको क्या लिखते हैं, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डी आर। अगर इसको भी इंटीग्रेशन लगाएंगे, इसको भी इंटीग्रेशन लगाएंगे तो हमको भी का वैल्यू मिलेगा इधर से, और यहाँ पर हम लोग आर की लिमिट पुट करेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास क्या होता था, डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। सो हम लोग ई को क्या लिख सकते थे, डी वी अपॉन डी आर। ओके, सो अब जो हमारा आर है वो मीन्स ई आर है, वो हमारा रेडियल डायरेक्शन में हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू ढूंढना है। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल। इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल रहा होगा, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल रहा होगा उसका हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है, और कौन से पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, तो आर के रिस्पेक्ट में, ये एक चीज़ है। और जो दूसरा हमारे पास ई थीटा होगा वो हमको क्या बताएगा कि अगेन उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा इस पी पॉइंट पर, उसका हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है कौन से डायरेक्शन में, सो आर डी थीटा के डायरेक्शन में हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है। अगर ये दो वैल्यू निकाल लिए तो हमको उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करके हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो भी पोटेंशियल है इसको ही तो हम कुछ देर पहले यहाँ पर निकाले हैं। ये डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है किसी फिक्स पॉइंट पे, उसको ही तो कुछ देर पहले निकाले हैं। मतलब वही वैल्यू को तो अब हमें यहाँ पर बिठाना है, और डिफरेंशिएशन करके जो कुछ भी वैल्यू आएगा उसको हमें यहाँ पर लाना है। तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एज पोटेंशियल एट
सो एज पोटेंशियल एट पॉइंट P जो है वो हम लोगों ने देखा था, पॉइंट P जो है वो किसी रेंडम पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल होता था वो हम लोगों ने देखा था, वो इक्वल टू V होता था। सो वो V हमारा क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाय R स्क्वायर। सो ये हम लोगों ने देख रखा है। अब इसी वेरिएबल को, इसी एक्सप्रेशन को हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है दो बार, एक बार इस ढंग से और एक बार इस ढंग से, और जो भी रिजल्ट आएगा उसका रिजल्टेंट निकालना है। तो देखते हैं पहले ER के लिए। सो हमें ER के लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ D/dr, और जो हमारा V का वैल्यू होगा, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जस्ट हम K लिख रहे हैं, बार बार ना लिखना पड़े उसके लिए, और P cos थीटा बाय R स्क्वायर। सो हमारे पास इस तरह आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस के लिए तो माइनस रहेगा, और KP cos थीटा, ये सारे टर्म हमारे लिए अभी कांस्टेंट की तरह है, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन R के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये हमारे लिए कांस्टेंट की तरह रहेगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ KP cos थीटा, और हमको अब सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा D/dr इसका 1/r स्क्वायर का। तो ये हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ KP cos थीटा, और इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो क्या होगा, देखिए r की पावर ऊपर जाने से -2, सो -2, और एक पावर और भी रिड्यूस करने से r की पावर -3, तो उसको हम डायरेक्टली नीचे में ही लिख लेते हैं। सो हो जाएगा r की क्यूब, r की पावर -3, सो जस्ट नीचे लिख लिया, सो क्या हो गया, नीचे r की क्यूब। ओके, तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, ये माइनस और ये माइनस, सो प्लस, सो 2KP cos थीटा बाय R की क्यूब हमको मिल जाएगी ER के लिए। अब हम अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बिठा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2P cos थीटा बाय K की जगह हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की क्यूब। सो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, जो हमारा ER है वो क्या होगा, 2P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की क्यूब। तो इस प्रकार हम लोगों को ER मिल गया। अब एक और काम बचा है, वो हमें जो है दूसरा लॉन्ग थीटा डायरेक्शन में ढूंढना है, मीन्स ये वाला ढूंढना है। तो ओके फाइन, अब हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा ई थीटा कॉम्पोनेंट है उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू, हमको क्या ढूंढना है, आर डी थीटा के टर्म्स में। सो हम लोगों को यहाँ पर क्या लेना है, आर डी थीटा के टर्म्स में हम लोगों को इस बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, माइनस ऑफ 1/r अगेन, अब हमारे पास जो है वो d/d थीटा है और जो पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो क्या, p cos थीटा बाय आर स्क्वायर। सो p cos थीटा बाय आर स्क्वायर, ये इस तरह से हम लोगों को मिल जाएगा। तो अब इस पार्ट का जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए इस टाइम हमारे पास ओनली थीटा जो है वो वेरिएबल है, बाकी सब कुछ भी चीज़ कांस्टेंट होगा। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए हम लोग k लिखते हैं। सो जस्ट इसको हम लोग लिख लेंगे माइनस ऑफ k अपॉन ये r और ये आर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारे लिए आर की क्यूब। ओके, अब हमको इसमें से डिफ्रेंशिएशन में से p को भी बाहर ला सकते हैं। सो जस्ट p को बाहर कर लिया और नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा, d/d थीटा और ये cos थीटा। सो जो cos थीटा का जो वैल्यू आएगा डिफ्रेंशिएशन में वो माइनस ऑफ साइन थीटा। सो ये हमको क्या मिलेगा, KP/r³ और माइनस ऑफ साइन थीटा और ये माइनस, सो जस्ट यहाँ पर साइन थीटा का टर्म रह जाएगा और इसको हम लोग फिर ई थीटा कंपोनेंट को लिख सकते हैं k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा बाय r की क्यूब। सो हम लोगों को ई आर भी मिल चुका है अब और ई थीटा भी मिल चुका है। सो इसको सपोज हमने इक्वेशन 2 रख लिया और इसको अगर हमने इक्वेशन 1 रख लिया
तो अब इसकी वजह से जो हमको रिजल्टेंट ई आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और ये रिजल्टेंट इस रेडियल डायरेक्शन के साथ सपोज कुछ एंगल बना रहा होगा अल्फ़ा, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम इसकी रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फिर उसका एंगल को देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है हमें देखना, वो देखना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P हमको अगर देखना होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ये ई थीटा का स्क्वायर प्लस ई रेडियल डायरेक्शन का स्क्वायर, सो ई आर का स्क्वायर। अब ये दोनों देखिए 90 डिग्री पर है, तो इस दोनों को हम लोग को जस्ट कुछ एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, वो हम लोगों को एंगल का पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और वहाँ पर जैसे कॉस थीटा आएगा तो 2ab कॉस थीटा, तो वो 90 डिग्री 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों को ओनली थीटा और आर की इस तरह वैल्यू रखनी है बस, और उसका अंडर रूट लेना है। सो देखिए ये किस प्रकार हो जाएगा, तो अगेन हम लोग वो उसको k की टर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k की टर्म में ही लिखते हैं। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, k इंटू पहले थीटा का कंपोनेंट अगर लिखें तो k इंटू पी साइन थीटा बाय आर की क्यूब, ये हमें इसकी स्क्वायर लेनी होगी, और जो हमारा रेडियल डायरेक्शन का वैल्यू है उसको एक बार देख लेते। देखिए 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब। सो इसे भी हम लोगों को जस्ट यहाँ पर पुट करना है, वो कितना हो जाएगा, अगेन k इंटू 2p cos थीटा बाय आर की क्यूब। सो ये पार्ट हम लोगों को लेना है, ये पार्ट हम लोगों को कवर करना है। तो के देखिए यहाँ पर जो हो रहा है, ये k इधर भी k इधर भी p इधर भी p इधर भी, और r की क्यूब का स्क्वायर फिर ये भी, तो k p दोनों में है और r की क्यूब दोनों में है, और फिर इसका स्क्वायर भी हो रहा है, तो मैं इस पूरे पार्ट को बाहर ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, k p r की क्यूब, ये सारे टर्म बाहर हो गए, तो इधर में क्या बचेगा अभी देखते हैं। देखिए यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और इधर बचेगा 2 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सो 2 ऑफ कॉस थीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। सो ये चीज़ हमारे पास बच गया। अब देखिए अगर हम k की वैल्यू यहाँ पर रख ले तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू p इधर ही रहेगा। अब यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर थीटा, ये तो ठीक है साइन स्क्वायर थीटा। अब इस 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा को अलग से लिख लें और 3 कॉस स्क्वायर थीटा को अलग से लिख लें, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि ये बनेगा 4p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब, और ये देखिए यहाँ पर 3 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 होगा। सो हम इसको क्या कहेंगे, 1 + 3 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, और इसको 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखिए तो वो भी हमारा सेम ही है। सो इस प्रकार हमें ई का वैल्यू मिल गया। अब ई की वैल्यू मिल जाने से, ई वैल्यू एट पी पॉइंट ड्यू टू दिस डाइपोल हमें मिल चुका है। सो अब हमें एक चीज़ देखना है, वो एंगल का कॉन्सेप्ट। वो एंगल को हम यहाँ पर ही छोटा सा करके देख लेते हैं। देखिए अगर ये हमारा ई आर था और ये हमारा कुछ इसके साथ थीटा एंगल पे था, तो अब हमको अगर ये यहाँ से अल्फ़ा एंगल पे अगर हमको इसका रिजल्टेंट मिल रहा है, इस 2 का रिजल्टेंट मिल रहा है, तो हम इसको किस प्रकार से देखेंगे। सो अगर ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि tan अल्फ़ा जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इसको छोटा सा ट्रायंगल बना लेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, मीन्स ये इधर में हमारा थीटा का कंपोनेंट था, सो थीटा वाला कंपोनेंट हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारा बेस, सो p/b ये tan अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा। सो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ई थीटा अपॉन ई आर हमारा tan अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ई थीटा
और ई आर उसका कंप्लीट वैल्यू रखने से बेहतर होगा। यहाँ पर हम लोग ने ई आर और ई थीटा का वैल्यू कंपोज किया था, तो ये हम देखिए p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब, ये दोनों में ही आएगा। सो जो डिफरेंट उसमें भी देखिए आएगा p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब। सो बेटर होगा हम इसको पूरा ही एक बार लिख लें ई थीटा और ई आर के टर्म्स में। तो चलिए आइए एक बार लिख ही लेते हैं इसको। सो ई थीटा के टर्म्स में जो हमको बचेगा वो k p साइन थीटा बाय आर क्यूब, और जो रेडियल डायरेक्शन में आएगा वो 2k p कॉस थीटा बाय आर क्यूब आएगा। इसको आप मैच कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट हमको क्या मिलेगा, देखिए आर की क्यूब ये सब कैंसिल होगा, फिर भी एक बार हम लिख लेते हैं। सो के पी साइन थीटा बाय आर की क्यूब, और ये हो जाएगा इधर आर की क्यूब अपॉन ये हो जाएगा 2k p कॉस थीटा। सो ये k से k कैंसल, आर क्यूब कैंसल, p से p कैंसल। तो हम लोगों को यहाँ पर दिख क्या रहा है, जो ये टेन अल्फ़ा हो रहा है ये किसके इक्वल हो रहा है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा और बाय में 2। सो 1/2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा। सो ये जो टेन अल्फ़ा का वैल्यू हो रहा है वो हो रहा है हाफ ऑफ टेन थीटा के इक्वल हो रहा है। सो अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हो रहे हैं। जो हमें रिज़ल्ट मिला है, इस रिज़ल्ट का कुछ स्पेशल केस होगा, उसको हम लोगों को एनालिसिस करना है और फिर क्या कहते हैं कि देखना है कि वो डिफरेंट एंगल पे कैसा बिहेव करेगा। तो उसको हम लोग आज देखेंगे और वही हमारा आज का लास्ट पॉइंट भी होगा। सो जस्ट इस रिज़ल्ट को आप ध्यान में रखिए और मैं कोशिश करता हूँ कि इसको एक बार और भी लिख लिया जाए छोटे से टर्म में। सो ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है, ये E इज़ इक्वल्स टू आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 1। ओके, सो ये हमें मिल चुका है। अब इसमें हम कुछ स्पेशल केसेस देखने वाले हैं। सो इसके अंडर में कुछ स्पेशल केसेस क्या हो सकता है वो देखते हैं। देखिए स्पेशल केस अगर ए कंसीडर करें, तो जब हमारा थीटा का वैल्यू 0 है, इसको बारीकी से समझना होगा कि जब थीटा का वैल्यू 0 है, ये बोलने से अभिप्राय यहाँ है हमारा, देखिए ये जो पिक्चर था ओरिजिनल पिक्चर, जब हमारा थीटा का वैल्यू 0 है, दैट मीन्स हमको ये वाला अल्फ़ा का एंगल जो हो रहा है, ये मीन्स हमें उस टाइम में सारा रेडियल डायरेक्शन पे ही ई मिलना चाहिए। जो हो रहा है वो हमको थीटा का वैल्यू 0 पुट करने से वो देखिए किस प्रकार हो रहा है। जब हम लोग थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो हम पोटेंशियल को भी चेक करेंगे और इलेक्ट्रिकल फील्ड को भी चेक करेंगे। सो पोटेंशियल अगर हम लोग चेक करेंगे तो हम लोगों को क्या मिला था, पोटेंशियल का वैल्यू P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब। सो जब cos थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू जब 0 हो जाएगा, सो cos थीटा का वैल्यू 1 बन जाएगा। तो उस इंस्टेंट में जो पोटेंशियल का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर की क्यूब। ये हमको पोटेंशियल मिल जाएगा उस इंस्टेंट में। और जैसे ही थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, देखिए नेट ई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब, और थीटा का वैल्यू 0 होने से 3 और प्लस 1 4, सो 4 का अंडर रूट, दैट मीन्स ये 2 हो गया हमारा। तो इसका वैल्यू इस तरह आएगा 2P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब। हम रिजल्टेंट देख रहे हैं। हम अगर ये भी देखना चाहें कि रेडियल डायरेक्शन में जो ई आर था, तो उसका वैल्यू में हम लोगों को थीटा इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। फिर थीटा के अगर टर्म में देखना है तो वहाँ पर जो है वो ई थीटा के टर्म में, तो वहाँ पर थीटा का वैल्यू हमको 0 रखना है। तो जैसे देखिए हम 0 रखेंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि ये पूरा कंपोनेंट ही 0 हो जाएगा, पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। दैट मीन्स उस इंस्टेंट में जब थीटा का वैल्यू 0 होगा तो ओनली रेडियल वैल्यू आएगा, वो एंगुलर वैल्यू मीन्स थीटा का जो वैल्यू है वो नहीं आएगा।
ओके, तो ये हमने देखा। नेक्स्ट जो हमें बी एक कंडीशन देखना है, जब हमारा थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, जो हमारा थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, उस इंस्टेंट में आप डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हैं कि पी का कॉस थीटा,